नमस्कार साथियों, राम राम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों, आज अपनी रीट भर्ती को लेकर जो निशुल्क व नियमित जो क्लासेस लगाई जा रही है, आज उसका चौथा दिन रहने वाला है। साथियों, मैं 3-4 दिनों से आपको राजस्थान एकीकरण वाला टॉपिक करवा रहा हूं, जो शायद आप पहली बार इस टाइप की बातें पढ़ रहे हैं। बहुत डीपली तरीके से, बहुत ही शुद्ध तरीके से मैं आपको नोट्स लिखवा रहा हूं, शानदार तरीके से। साथियों, आपको टाइम लग सकता है इन जीके में, मैं आपको आधा आधा घंटा की क्लास लगा रहा हूं, लेकिन ये जो मैटर लिखवा रहा हूं साथियों, इससे बाहर मेरे हिसाब से 1% भी मैटर नहीं होने वाला, ये मेरा वादा है। साथियों, मैंने बहुत ही विस्तृत तरीके से आपको नोट्स लिखवा रहा हूं। आप साथ साथ में लिखना, उतारना और याद करना, जिंदगी सवर जाएगी दोस्तों। आप साथ साथ में नहीं लिख पाते हो तो एक बार वीडियो को देख लो अच्छे से, उसके बाद में उसको लिखने की कोशिश कीजिए। साथियों, मजा आ जाएगा। कि विश्वास कीजिए कि आपको जीके में इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो साथियों, कल मैंने राजस्थान के एकीकरण वाली जो अपने जो 7 चरण थे, उस 7 चरण में मैंने पहला चरण मध्य संघ, दूसरा चरण पूर्वी राजस्थान संघ, तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान, 3 चरण मैंने आपको अच्छे से विस्तृत तरीके से करवा दिया। तो आज दोस्तों लेते हैं चौथा चरण। आज लेंगे दोस्तों चतुर्थ चरण। आज आगे बात करेंगे दोस्तों चतुर्थ चरण या चौथा चरण। दोस्तों, जो चौथा चरण की तारीख है, वो चौथा चरण की तारीख है दोस्तों 30 मार्च 1949। चतुर्थ चरण की जो तारीख है वो है दोस्तों 30 मार्च 1949। दोस्तों, इस चरण का नाम क्या था? इस चरण का नाम क्या था? इस चरण का नाम था दोस्तों वृहत राजस्थान। क्या नाम था दोस्तों? वृहत राजस्थान। इसका नाम वृहत राजस्थान क्यों पड़ा? वृहत का मतलब था दोस्तों बड़ा। राजस्थान की जो 4 बड़ी बड़ी रियासतें थी, वो कौन कौन सी बता देता हूं दोस्तों। इसमें रियासतें कौन कौन सी थी? रियासतें याद करना दोस्तों। पहली सबसे बड़ी रियासत जयपुर, दूसरी सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, तीसरी सबसे बड़ी रियासत थी जैसलमेर, और चौथी सबसे बड़ी रियासत थी दोस्तों वो थी बीकानेर। कौन सी थी दोस्तों? बीकानेर। ये 4 बड़ी बड़ी रियासतें राजस्थान के एकीकरण में शामिल हो गई थी। राजस्थान के एकीकरण में शामिल होने की वजह से इस संघ का नाम वृहत राजस्थान रखा, क्योंकि राजस्थान की 4 बड़ी बड़ी रियासतें इस संघ में शामिल हो जाती है। इसीलिए राजस्थान का ऐसा माना जाता है कि ये 4 रियासतें शामिल होते ही ऐसा मान लिया सरदार वल्लभ पटेल और रियासती विभाग ने कहा कि अब तो अपना राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया। ये 4 रियासतें शामिल होते ही राजस्थान का एकीकरण पूरा मान लिया गया, क्योंकि अब सिर्फ एक रियासत बची है, वो बची थी सिरोही। क्या बची थी दोस्तों? सिरोही। क्योंकि 4 रियासतें अपने मध्य संघ में शामिल हुई, फिर 9 रियासतें पूर्वी राजस्थान में। तो 4 रियासतें मध्य संघ में, 9 रियासतें पूर्वी राजस्थान संघ में, 1 रियासत संयुक्त राजस्थान में, और ये 4 रियासतें वापस वृहत राजस्थान में शामिल हुई। तो देखो दोस्तों, 9 और 4 13, 13 1 14, 14 और 4 18, तो टोटल रियासतें तो 19 ही थी। बची कौन सी? एक सिरोही बची हुई थी। कौन सी बची हुई थी दोस्तों? सिरोही बची हुई थी। इसीलिए ये 4 रियासतें शामिल होते ही रियासत विभाग ने कहा कि भाई साहब, अब अपना राजस्थान का जो एकीकरण है, वो राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया। इसीलिए प्रतिवर्ष जो 30 मार्च है, इस 30 मार्च को क्या कहा जाता है? इस 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इस 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। आई बात समझ में? यहां तक ध्यान रखना। साथियों, अब दोस्तों बारी आती है कि यहाँ का राज प्रमुख किसे बनाया जाए। यहाँ का राज प्रमुख किसे बनाया जाए? तो दोस्तों, आपको पता था राज प्रमुख के लिए उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह ने एक ही बात बोली थी कि आप मुझे वंशानुगत बनाइए। लेकिन रियासत विभाग ने कहा कि हम आपको वंशानुगत नहीं बना सकते, लेकिन हम आपको आजीवन राज प्रमुख रख सकते हैं। तो इसका मतलब राज प्रमुख कौन रहेगा दोस्तों? मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह रहेंगे। लेकिन मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाने की कोशिश की, लेकिन जयपुर के जो महाराजा थे उस समय सवाई मानसिंह द्वितीय। जयपुर के महाराजा कौन थे दोस्तों? जयपुर के महाराजा थे सवाई मानसिंह द्वितीय। इस सवाई मानसिंह ने कहा कि भाई साहब, सवाई मानसिंह द्वितीय ने कहा कि आप राज प्रमुख भोपाल सिंह को नहीं बना सकते, राज प्रमुख मुझे बनाइए। तो मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह
साफ कह दिया। आपने स्टाम्प पेपर पे लिखा हुआ है भाई साहब कि राज प्रमुख तो मैं ही रहूंगा, तो भाई साहब रियासत विभाग ने एक सुलझाना निकाला कि राज प्रमुख, ये सवाई मान सिंह भी कहते हैं मुझे भी बना दो, और मेवाड़ के महाराणा कहते हैं कि मेरे तो, मैं पहले से ही राज प्रमुख वंशाणु हूं, मैं आजीवन राज प्रमुख हूं, जब तक मरूंगा नहीं तब तक हूं। तो रियासत विभाग ने बीच का रास्ता निकाला कि भाई साहब मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह, आप राज प्रमुख बनने के लायक थोड़ी हो, आप तो भाई साहब महाराज प्रमुख बनने के लायक हो। तो जो मेवाड़ के महाराणा थे उनको महाराज प्रमुख बना दिया। क्या बना दिया दोस्तों? महाराज प्रमुख। राज प्रमुख से भी ऊपर का पद दे दिया उनको, महाराणा भोपाल सिंह को, कि भाई साहब आज आप थोड़ा का देखो प्रमोशन देखो, का देखो भाई साहब प्रमोशन, एलडीसी थे यूडीसी बनगा, कहीं बनगा एलडीसी यूडीसी बनगा, थोड़ा प्रमोशन देखो, तेरे राज प्रमुख को महाराज प्रमुख बन गए। तो महाराज प्रमुख किसको बनाया था दोस्तों? भोपाल सिंह को बनाया। किसको बनाया दोस्तों? भोपाल सिंह। ये भोपाल सिंह थे मेवाड़ के, कहां के थे दोस्तों? मेवाड़ के। और ये तो दोस्तों जयपुर के, कहां के थे? जयपुर के। और ये क्वेश्चन भी आता है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आता है, ये एकमात्र थे। कैसे थे दोस्तों? एकमात्र। राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे? तो याद करना दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह थे। कौन थे दोस्तों? भोपाल सिंह। अब दोस्तों, अब राजस्थान की 4 बड़ी बड़ी रियासतें हो गई, तो भाई साहब इसका उद्घाटन भी तो करना पड़ेगा। इसका उद्घाटन यानी फीता काटने के लिए कौन आया था दोस्तों? इसका उद्घाटन करता, इसका उद्घाटन करता तो भाई साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि पहले भी मैंने एनवी गॉडगिल को भेजा, दूसरे में भी एनवी गॉडगिल को भेजा। जब उदयपुर का विलय हो रहा था तो जवाहरलाल नेहरू को भेजा। अरे भाई साहब मैं ला रह जाऊं, मैं ला रह जाऊं भाई साहब, मैं तो लड्डू खाई उसको नहीं, भाई साहब फीता काट काटने लोग ही लड्डू खा रही आए, भाई साहब मैंने भी लड्डू खाना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला इस बार मैं जाऊंगा, इस बार मैं जाऊंगा। तो इस बार जो अपना जो चतुर्थ चरण, जो चौथा चरण है, इसका उद्घाटन करता सरदार पटेल खुद आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों? सरदार पटेल खुद आते हैं और अपने जयपुर की सिटी पैलेस में, जयपुर की सिटी पैलेस में इस वृहत राजस्थान का उद्घाटन करते हैं। दोस्तों ये उद्घाटन करता। अब दोस्तों इतने दिन तो इस चतुर्थ चरण से पहले यहां के दोस्तों पीएम हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे दोस्तों? पीएम। लेकिन चतुर्थ चरण के बाद में यहाँ के सीएम हो गए। कौन हो गए दोस्तों? सीएम। लेकिन फिर भी आपको पीएम के तौर पर ही याद रखना, इस समय मतलब मैं सीएम लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं दोस्तों? सीएम कौन थे? तो दोस्तों इस समय जो सीएम थे वो थे दोस्तों हीरालाल शास्त्री। कौन थे दोस्तों? हीरालाल शास्त्री। याद करना दोस्तों, हीरालाल शास्त्री ये चतुर्थ चरण में राजस्थान के सीएम बन गए थे। जो पीएम की पोस्ट थी ना, उस पीएम की पोस्ट को सीएम के रूप में बदल दिया। यहां तक आपको समझ में आया अच्छे से? आगे दोस्तों अब बारी आई थी दोस्तों कि भाई साहब राजधानी किसे बनाया जाए, राजधानी किसे बनाया जाए, क्योंकि राजधानी का मामला लपड़ा था। क्योंकि राजधानी जब उदयपुर शामिल हुआ तो उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह ने 3 शर्तें रखी कि मुझे पृथ्वी पर 20 लाख दिया जाएगा, संयुक्त राजस्थान की राजधानी जयपुर आपने जो उदयपुर को रखी जाएगी, और भाई साहब मुझे आजीवन मेवाड़ आपने जो राज प्रमुख बनाया जाएगा। तो भाई साहब ये उदयपुर होनी चाहिए, लेकिन उसको भी सुलझाया था रियासत विभाग ने। और अब राजधानी बनाने की बारी है। तो राजधानी बनाने की बारी, तो जोधपुर कह रहा है मुझे बनाओ, जयपुर कह रहा है मुझे बनाओ, बीकानेर कह रहा है मुझे बनाओ, जैसलमेर कह रहा है मुझे बनाओ, उदयपुर कह रहा है मुझे बनाओ। तो राजधानी को लेकर विवाद हो गया। क्या हो गया दोस्तों? राजधानी बनाने को लेकर विवाद हो गया। इस वजह से राजधानी लेकर विवाद हो गया। इसीलिए भाई साहब एक समिति का गठन करा। उस समिति का नाम था दोस्तों BR पटेल समिति। क्या बनाया दोस्तों? BR पटेल समिति का गठन हुआ। BR पटेल समिति का गठन हुआ। इस समिति में 3 सदस्य थे। इस समिति में 3 सदस्य थे। एक तो ये BR पटेल खुद था, दूसरा था दोस्तों TC पुरी, दूसरा आदमी ये था, और तीसरा आदमी था दोस्तों SP सिन्हा। SP सिन्हा। ये 3 व्यक्ति एक समिति बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं दोस्तों BR पटेल समिति। इस समिति का मुख्य कार्य, इस समिति का जो मुख्य कार्य था वो राजधानी बनाना। क्या बना था दोस्तों? राजधानी बनाना था। क्या बनाना था दोस्तों? राजधानी बनाना था। इस BR पटेल समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और भाई साहब कहा कि राजधानी किसको बनाया जाए? राजधानी जयपुर को बनाया जाए। लेकिन ये दूसरी रियासतों ने साफ मना कर दिया कि हम राजधानी जयपुर को नहीं बनने देंगे, हम तो जोधपुर को बनने देंगे, हम तो बीकानेर को बनाएंगे, हम उदयपुर को बनाएंगे, हम जैसलमेर को बनाएंगे। तो भाई साहब इसकी जो BR पटेल समिति की जो बात थी, जो सिफारिश थी, उसको कैंसिल कर देते हैं। दोस्तों ये 1000 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि BR पटेल समिति में कौन कौन से सदस्य थे? TC पुरी, SP सिन्हा।
बी आर पटेल समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजधानी निर्माण को लेकर उद्देश्य था। क्या था दोस्तों? राजधानी निर्माण को लेकर इसका उद्देश्य था। दोस्तों इसने क्या सिफारिश दी? इसने बोला जयपुर को राजधानी बनाया जाए, लेकिन इसकी बात को सुना नहीं, इसीलिए ये समिति क्या हो जाती है दोस्तों? ये समिति नष्ट हो जाती है। ये समिति सिफारिश, इस समिति ने जो सिफारिश दी वो सिफारिश समाप्त हो जाती है। साथियों यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर इसी में मैं कुछ और लिखाने वाला हूं। दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हाँ एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जितना हो सके जल्दी स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। हाँ ले ले दोस्तों स्क्रीनशॉट। ठीक है, मिटाता हूं दोस्तों आगे। दोस्तों इसी में अपन चतुर्थ चरण में बात कर रहे हैं अभी आगे। दोस्तों जब बी आर पटेल समिति की बात को नकार दिया गया तो आगे क्या करा? तो उसके बाद में दोस्तों एक और समिति बनाई। उस समिति का नाम क्या था दोस्तों? उस समिति का नाम था दोस्तों पी सत्यनारायण राव समिति। पी सत्यनारायण राव समिति का गठन करा। दोस्तों इस समिति में 3 सदस्य थे। इस समिति में भी 3 सदस्य थे। एक तो खुद पी सत्यनारायण राव खुद था, दूसरा व्यक्ति था वी विश्वनाथन, ये खुद था, और तीसरा व्यक्ति था दोस्तों, तीसरा व्यक्ति था वी के गुप्ता। ये तीन व्यक्ति इस पी सत्यनारायण राव समिति के सदस्य होते हैं। और इस समिति का मुख्य उद्देश्य भी राजधानी बनाना था, और जो भी जिले हैं उन जिलों को खुश करना था, ताकि यह प्रकार ये बातें यहीं पर समाप्त हो जाए। भाई साहब लफड़ा नहीं हो, क्या नहीं हो? लफड़ा। तो भाई साहब इस पी सत्यनारायण राव समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश करी, और इस अपनी रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट दी दोस्तों? इसने कहा राजधानी किसको बनाएंगे? राजधानी बोला, इसने बोला कि जयपुर को बना दो। किसको बना दो? जयपुर को बना दो। दूसरा इसने बोला हाईकोर्ट। क्या बोला? हाईकोर्ट। तो हाईकोर्ट इसने कहा कहां को, किसको दे दो? हाईकोर्ट दे दो जोधपुर को। किसको दे दो? जोधपुर को। तीसरा इसने रिपोर्ट दी भाई कि शिक्षा विभाग। क्या विभाग? शिक्षा विभाग इसने कहा भाई साहब बीकानेर को दे दो। किसको दे दो? बीकानेर को दे दो। फिर चौथा दोस्तों खनिज विभाग। कौन सा विभाग? खनिज विभाग। भाई साहब इसने कहा खनिज विभाग किसको दे दो? खनिज विभाग उदयपुर को दे दो। किसको दे दो? उदयपुर को दे दो। भाई बस समझ में, ये इस प्रकार इसने अपनी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट को देने के बाद में जोधपुर वाले भी खुश हो गए, बीकानेर वाले भी खुश हो गए, उदयपुर वाले भी खुश हो गए। इस प्रकार इन पी सत्यनारायण राव समिति ने अलग अलग रियासतों को हिस्सा देकर खुश कर दिया, और जो वो लड़ाई थी वो लड़ाई यहां पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों ये हो गई थी चतुर्थ चरण की पूरी कहानी। चतुर्थ चरण की फिर आखिर में राजधानी जयपुर को बना देते हैं, और राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय को बनाते हैं, और एकमात्र महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह को बनाते हैं। और भाई साहब अपना जो सीएम पीएम होता है उसको सीएम के रूप में बदल देते हैं हीरालाल शास्त्री, और उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद आते हैं। और इतनी बड़ी बड़ी 4 रियासतें शामिल होना, इसका मतलब राजस्थान का पूरा एकीकरण हो चुका था, और इसी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद आते हैं, और इसी दिन 30 मार्च के दिन राजस्थान दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। तो साथियों लगाइए स्क्रीनशॉट, फिर आप पढ़ेंगे पंचम चरण यानी 5वां चरण। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों, ठीक है। अब है दोस्तों आगे है दोस्तों, अब है 5वां चरण। 5वां चरण की डेट क्या है दोस्तों? 15 मई 1949। इसका नाम क्या दोस्तों 5वें चरण का? इस 5वें चरण का नाम है संयुक्त वृहत राजस्थान। दोस्तों होता क्या है 5वें चरण में? मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जो मत्स्य संघ में 2 रियासतें थी, मत्स्य संघ में 2 रियासतें थी, कौन कौन सी? भरतपुर और धौलपुर। मत्स्य संघ में 2 रियासतें थी, भरतपुर और धौलपुर। जो जाट रियासतें थी वो रियासतें बार बार कहती थी हम यूपी में मिलेंगे, हम यूपी में मिलेंगे, हम यूपी में मिलेंगे। उस वजह से रियासत विभाग बड़ा परेशान हो गया। रियासत विभाग ने कहा कि भाई साहब
आप चारों रियासतें कौन कौन सी जो मध्य संघ में शामिल थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, उन चारों रियासतों को दिल्ली बुलाया। उन चारों रियासतों को 13 फरवरी 1949 को इन चारों रियासतों को कहां बुलाया दोस्तों? इन चारों रियासतों को कहां बुलाया? इन चारों रियासतों को दिल्ली बुलाया। और दिल्ली बुलाने के बाद में इनसे पूछा गया क्या वास्तविक चाहते क्या हो भाई साहब? अरे भाई साहब, हमारा खून पीना चाहो भाई, तो कहीं चाहो, आपकी इच्छा है क्या राजस्थान में मिलने की? तो भाई साहब जो भरतपुर और जो धौलपुर था, इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम कहां मिलेंगे, हम यूपी में मिलेंगे। और बाकी फिर अलवर को पूछा आप कहां मिलोगे, उसने बोल दिया हम राजस्थान में मिलेंगे। और करौली को पूछा तुम कहां मिलोगे, करौली ने भी कह दिया भाई साहब जहां राजस्थान है हम वहां रहेंगे। तो भाई साहब इन दो रियासतों में रियासत विभाग ने कहा कि भाई साहब यहाँ के इन इन राजाओं को क्या पूछते हैं, यहाँ की जनता की राय ली जाए। तो भाई साहब यहाँ की जनता की राय लेने के लिए, यहाँ की जनता से बातचीत करने के लिए इन दोनों राजाओं को रखा दिल्ली में। और भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय लेने के लिए भाई साहब इन जनता की, यहाँ की जनता की राय लेने के लिए एक समिति का गठन करा। उस समिति का नाम था दोस्तों शंकर देवराय समिति। क्या नाम रहता दोस्तों? शंकर देवराय समिति का गठन करा, ताकि वो शंकर देवराय समिति का मुख्य कार्य क्या हो सके? शंकर देवराय समिति का मुख्य कार्य वहां की जनता की राय ले सके। तो दोस्तों मैं इसको इस तरफ लिखता हूं, कि इन दोनों की जनता की राय हेतु एक समिति का गठन करा। उस समिति का नाम था दोस्तों शंकर देवराय समिति। इस शंकर देवराय समिति का गठन करते हैं, जिसमें 3 सदस्य होते हैं दोस्तों। एक तो खुद शंकर देवराय था, दूसरा था आर के सिद्धावा, और तीसरा था दोस्तों प्रभु दयाल। क्या नाम था दोस्तों? प्रभु दयाल। ये 3 व्यक्ति शंकर देवराय समिति में रहते हैं दोस्तों। जो शंकर देवराय समिति का मुख्य उद्देश्य जो भरतपुर और धौलपुर की जनता थी, उन जनता की राय जानना। क्वेश्चन हजारों बार आया दोस्तों, शंकर देवराय समिति का संबंध किस संघ से है दोस्तों? ये मत्स्य संघ से दोस्तों। मत्स्य संघ का संबंध शंकर देवराय समिति से होता है दोस्तों। यहाँ की जनता की राय जानने की कोशिश करी, तब जनता ने साफ कह दिया हम यूपी में नहीं मिलेंगे, हम राजस्थान में मिलेंगे। तब भाई साहब रियासत विभाग ने इन दोनों राजाओं की मनमानी को नकार दिया, कह दिया भाई साहब आपकी मनमानी नहीं चलेगी, यहाँ की जनता की मनमानी चलेगी, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम आपकी मनमानी को नहीं चलने देंगे, जनता की मनमानी चलेगी, जनता जो कहेगी वो हमारे लिए सर्वोपरि है। तो भाई साहब यहाँ के राजाओं की बात को नकार दिया, और जनता की बात को मानने के बाद में भाई साहब इन चारों रियासतों को वापस अपने राजस्थान में मिलाया गया। तो 5वें चरण में मत्स्य संघ जो पहले चरण में मिला हुआ था, एज इट इज उसको 5वें चरण में वापस मिलाते हैं। अब ये राजस्थान में मत्स्य संघ परमानेंटली मिल गया था। उसके बाद में दोस्तों राज प्रमुख आजीवन हो गए दोस्तों। राज प्रमुख 4थे चरण के बाद में परमानेंट वही राज प्रमुख चलेंगे। राज प्रमुख भी इसमें सवाई मानसिंह देते थे। उसके बाद में राजधानी फिक्स कर दी, जयपुर होंगे, हाईकोर्ट का जोधपुर होंगे, मुख्यमंत्री कौन? हीरालाल शास्त्री होंगे। आई बात समझ में? जो 4थे चरण के बाद में जो परमानेंटली थे वो सब कुछ इसमें रह गए। इस बार इसका कोई उद्घाटनकर्ता नहीं होता है। उद्घाटनकर्ता केवल 4 तक के होते हैं। पहले का गॉडगिल, दूसरे का गॉडगिल, तीसरे का नेहरू, चौथे का सरदार वल्लभ भाई पटेल। आई बात समझ में? इसके बाद में यहां तक आपको समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लगाइए दोस्तों 6ठा चरण। आई बात समझ में? 5वें चरण में वापस मत्स्य संघ मिलता है, और मत्स्य संघ को मिलाने के लिए कौन सी समिति गठन करा? शंकर देवराय समिति का गठन करा। स्टार लगाइए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं दोस्तों। बेटा दोस्तों ठीक है दोस्तों, अब है 6ठा चरण। दोस्तों बारी आती है 6ठे चरण की, और 6ठे चरण में आपको पता है अब राजस्थान की एक रियासत रही है। उस रियासत का नाम क्या दोस्तों? उस रियासत का नाम है सिरोही। राजस्थान की एकमात्र रियासत है दोस्तों। अब है 6ठम चरण, और 6ठम चरण की जो तारीख है वो है 26 जनवरी 1950।
इस चरण का नाम क्या था दोस्तों? इस चरण का नाम था दोस्तों राजस्थान संघ। क्या नाम था दोस्तों? राजस्थान संघ। अब भाई साहब होता क्या है? होता क्या है दोस्तों? जो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, जिनको भारत का लौह पुरुष माना जाता है, जिनको भारत का क्या माना जाता है दोस्तों? लौह पुरुष माना जाता था। सरदार पटेल मूलतः अपने गुजरात के थे। साथियों मैं आपको एक राज की बात बताता हूं, ये हर किसी टीचर को भी पता नहीं रहती है, हर किसी लोगों को भी पता नहीं है। आपने नाम सुना होगा दोस्तों कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब देखो राजस्थान में एक रियासत रही है जिसका विलय अपने राजस्थान में होना है, सिरोही थी वो भी। लेकिन आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल मूलतः गुजरात के रहने वाले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के मन में भी कुछ न कुछ पाप था साथियों। वो पाप क्या था? वो पाप क्या था? उस पाप की वजह से राजस्थान में सिरोही का 2 बार विलय हुआ, छठे चरण में और 7वें चरण में। राजस्थान की एकमात्र रियासत है सिरोही जिसका विलय राजस्थान में 2 बार हुआ। अब आप सोचोगे सर सरदार वल्लभ पटेल तो राजस्थान का एकीकरण कर रहा था, भारत का एकीकरण कर रहा था, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि उनके मन में पाप था? दोस्तों मैं खुद एकदम वास्तविकता बताता हूं, उनके मन में पाप क्या था। साथियों क्या होता है आपको पता है? सिरोही में 2 स्थान है। सिरोही में दोस्तों 2 स्थान है। एक स्थान है दोस्तों माउंट आबू। कौन सा स्थान है दोस्तों? माउंट आबू। और एक स्थान का नाम है दोस्तों देलवाड़ा। कौन सा स्थान है दोस्तों? देलवाड़ा। माउंट आबू तो पता है पर्यटक स्थल है दोस्तों, जहां घूमने के लिए आराम से जाते हैं। नक्की झील, माउंट आबू घूमने का पर्यटन स्थल है। देलवाड़ा भी प्राचीन काल में जैन मंदिर था। देलवाड़ा भी प्राचीन काल में एक जैन मंदिर था। तो ये दोनों पर्यटक स्थल, ये दोनों पर्यटक स्थलों की वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो सिरोही था उस सिरोही को मुंबई प्रांत का हिस्सा बना देते हैं, यानी सिरोही को गुजरात में मिला देते हैं, सिरोही को मुंबई प्रांत में मिला देते हैं, क्योंकि मुंबई प्रांत का हिस्सा ही गुजरात था, तो सिरोही को गुजरात में मिला देते हैं। अब भाई साहब सिरोही को जब गुजरात में मिलाया तो भाई साहब अपने सिरोही गांव के हत्तल गांव के, सिरोही के हत्तल गांव में एक नाम था दोस्तों गोकुल भाई भट्ट। क्या नाम था दोस्तों? गोकुल भाई भट्ट। ये सिरोही के हत्तल गांव के थे। और दूसरे देलवाड़ा के एक जैन मुनि थे जिनका नाम था मुनि जीन विजय सूरी। दोस्तों इन दोनों व्यक्तियों ने मरण अनशन कर दिया। दोस्तों इन दोनों व्यक्तियों ने अनशन कर दिया कि भाई साहब आपने सिरोही को वहां क्यों मिलाया, सिरोही को मुंबई में क्यों मिलाया, सिरोही को मुंबई में क्यों मिलाया। तो उस वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या करा, दिमाग लगाया कि भाई साहब ये 2 पर्यटक स्थल है, ये 2 पर्यटक स्थल हमारे गुजरात में रहेंगे तो गुजरात की आमदनी बढ़ेगी। गुजरात की क्या बढ़ेगी? आमदनी बढ़ेगी। तो उस वजह से इन दोनों व्यक्तियों ने भाई साहब वहां पे आमरण अनशन कर दिया। भाई साहब बड़ी बड़ी लड़ाई हुई, बहुत बड़े झगड़े हुए। उन झगड़ों की होने की वजह से सरदार वल्लभ पटेल ने क्या करा कि जो आबू और देलवाड़ा था, इन आबू और देलवाड़ा को छोड़कर, आबू और देलवाड़ा को तो अपने गुजरात में स्थायी रख दिया, और आबू और देलवाड़ा को छोड़कर जो शेष सिरोही था, ये शेष सिरोही किसमें मिला दिया? ये शेष सिरोही राजस्थान में मिला देते हैं। किसमें मिला देते दोस्तों? राजस्थान में मिला देते हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये जो आबू और देलवाड़ा था वो वैसा अपने गुजरात में ही रखा, उसके बाद में और ज्यादा गोकुल भाई भट्ट, मुनि जीन विजय सूरी के नेतृत्व में दंगे भड़क उठते हैं, यहां पर लड़ाई टंटे होते हैं। लड़ाई टंटे होने की वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को झुकना पड़ता है। झुकने के बाद में जो 1 नवंबर 1956 आता है, उस 1 नवंबर 1956 को जो आबू और देलवाड़ा जो गुजरात में मिलाया हुआ था उनको वापस अपने राजस्थान में मिलाना पड़ता है। साथियों मैंने आपको बोला कि छठे चरण में सिरोही को मिलाना था, लेकिन सिरोही को मिलाया क्या? उससे पहले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मई 1948 में ही जो सिरोही का विलय मुंबई प्रांत में कर देते हैं। जब मुंबई प्रांत में करते हैं, क्योंकि पर्यटक स्थल था, आमदनी होगी, उसकी लालच से वहां पे मिला देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर बड़े दंगे होते हैं। दंगे होने के बाद में जो आबू और देलवाड़ा को तो गुजरात में रख देते हैं, और बाकी जो सिरोही भूभाग था वो बाकी सिरोही भूभाग राजस्थान संघ में मिला देते हैं। उसके बाद में गोकुल भाई भट्ट, मुनि जीन विजय सूरी के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन होता है, बड़े झगड़े होते हैं, बड़ी झड़प होती है। उसके बाद में अपना जो इसके बाद में 1 नवंबर 1956 को जो 7वां संविधान संशोधन होता है, 1 नवंबर 1956 को जो 7वां चरण होता है, उस 7वें चरण में इस आबू और देलवाड़ा को जो गुजरात में मिलाया था उसको वापस अपने राजस्थान में मिलाते हैं। ये छठा चरण इतना ही सही है, क्योंकि राजधानी जो सीएम थे, जो क्या बोलते हैं,
जो जो भी थे वो सब कुछ जो चौथे चरण में छोड़ा था वो सब कुछ वही चलता आएगा। बाकी खास खास बातें यही है दोस्तों। लगाओ स्क्रीनशॉट एक बार फटाफट, फिर अपन लगेंगे सातवां चरण। साथियों जल्दी करना, हाँ जल्दी कर दो दोस्तों। हाँ ले लिया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आता है सातवां चरण। सातवां चरण को समझते हैं दोस्तों। सातवां चरण, और सातवें चरण की जो डेट थी वो 1 नवंबर 1956 थी। इसका नाम क्या था दोस्तों? इसका नाम था दोस्तों आधुनिक राजस्थान। क्या नाम था दोस्तों? आधुनिक राजस्थान। दोस्तों आधुनिक राजस्थान। अब दोस्तों बड़ा विद्रोह होने की वजह से मुनि जीन विजय सूरी और गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में विद्रोह होने की वजह से जो आबू और देलवाड़ा था, वो जो आबू और जो देलवाड़ा था, उस आबू और देलवाड़ा को गुजरात से हटाकर इन दोनों को कहां मिलाते दोस्तों? इन दोनों को वापस अपने सिरोही, अपने राजस्थान में मिलाते हैं। उसके बाद में दोस्तों होता क्या है? अब उसके बाद में राजस्थान और एमपी के मध्य में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ स्थानों को लेकर प्रॉब्लम हो गई। उसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, यहां पर एक समिति का गठन करते हैं जिसका नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या बनाते हैं दोस्तों? राज्य पुनर्गठन आयोग। और ये राज्य पुनर्गठन आयोग किसके अध्यक्षता बनाते हैं दोस्तों? इसकी जो अध्यक्षता करने वाले थे वो थे दोस्तों डॉक्टर फजल अली। क्या नाम थे दोस्तों? डॉक्टर फजल अली के नेतृत्व में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करते हैं। दोस्तों डॉक्टर फजल अली के नेतृत्व में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करते हैं। और इसका जो गठन हुआ था वो गठन कब हुआ था दोस्तों? इसका जो गठन है वो 1953 में इसका गठन होता है। और इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट 1956 में देते हैं। 1956 में देते हैं। दोस्तों इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दोस्तों जो झालावाड़ का एक स्थान है दोस्तों, झालावाड़ का एक स्थान है सिरोंज। कौन सा स्थान है दोस्तों? सिरोंज। ये सिरोंज अपन किसको दे देते दोस्तों? ये सिरोंज अपने एमपी को दे देते हैं। दोस्तों इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र है वो एमपी को दे देते हैं। और दोस्तों जो एमपी का जो सुनेल टप्पा गांव है, एमपी का जो सुनेल टप्पा गांव है वो सुनेल टप्पा किसको दे देते दोस्तों? ये सुनेल टप्पा अपने राजस्थान को दे देते थे। समझ में आएगा दोस्तों कि झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र है वो एमपी को दे देते हैं और एमपी का जो सुनेल टप्पा गांव है वो राजस्थान को दे देते हैं। उसके बाद में होता क्या दोस्तों? उसके बाद में जो शेष सिरोही बचा हुआ था वो पूरा का पूरा सिरोही जो आबू और देलवाड़ा था वो आबू और देलवाड़ा को भी इसमें मिला देते हैं। यानी कि राजस्थान की एकमात्र रियासत है सिरोही जिसका विलय 2 बार हुआ। छठे चरण में आबू और देलवाड़ा को छोड़कर हुआ, उसके बाद में 7वें चरण में पूरा का पूरा हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश बचा हुआ था जिसका नाम था दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा। इस अजमेर मेरवाड़ा को भी अपने 7वां जो चरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, इस 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा को भी मिला देते हैं। भाई बस सुनने ध्यान रखना दोस्तों यहां तक। उसके बाद में 2-3 काम बड़े इंपॉर्टेंट हुए दोस्तों। जो राज प्रमुख का पद आ रहा था, जो राज प्रमुख थे दोस्तों सवाई मानसिंह द्वितीय अपना राज प्रमुख बने थे। चौथे चरण से राज प्रमुख बने थे जो दोस्तों कौन थे दोस्तों? राज प्रमुख। इस राज प्रमुख के पद को, इस राज प्रमुख का जो पद था, इस राज प्रमुख के पद को क्या बनाते दोस्तों? इस राज प्रमुख के पद को राज्यपाल बना दिया। क्या बनाते दोस्तों? राज्यपाल बना देते हैं। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल बना देते हैं। और राजस्थान के जो राज प्रमुख थे जब तक अपना जो 1 नवंबर 1956 तक जो राज प्रमुख थे वो सवाई मानसिंह द्वितीय थे। उन्हीं सवाई मानसिंह द्वितीय का जो राज प्रमुख का पद था उस राज प्रमुख के पद को राज्यपाल बना देते हैं। और राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे दोस्तों उनका नाम था सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। क्या नाम था दोस्तों? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। दोस्तों एक बार क्वेश्चन आता है कि सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को शपथ किसने दिलाई? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को शपथ किसने दिलाई? याद कर लो दोस्तों, वो अपने राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय ने दिलाई थी। एक बार ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा था कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को शपथ किसने दिलाई? ये शपथ अपने राज प्रमुख थे, जो अंतिम राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय ने इनको राज प्रमुख की शपथ दिलाई थी। आई बस में। और दोस्तों आपको पता है प्रीवी पर्स नाम की प्रॉब्लम थी। कौन सी थी दोस्तों? प्रीवी पर्स। इस प्रीवी पर्स को भी
जो राजा महाराजाओं के जीवन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए जो उनको खर्चा पानी दिया जाता था, वो प्रिवी पर्स कहलाता है। इस प्रिवी पर्स को भी अपने 7वें चरण में, प्रिवी पर्स की भी ये जो बात आती है, इस प्रिवी पर्स को भी अपने फिर धीरे धीरे आगे समाप्त करते हैं। और इस प्रिवी पर्स को कब समाप्त करा दोस्तों? 26वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन 1971 में, 26वां संविधान संशोधन 1971 में इंदिरा गांधी सरकार के कार्यकाल में प्रिवी पर्स को भी समाप्त कर देते हैं। और 7वें संविधान संशोधन में जो कुछ भी सुलझा रहा था, जो कुछ भी प्रॉब्लम थी, वो सब के सब यहां पर सुलझा देते हैं। और विधिवत रूप से आधुनिक जो राजस्थान है, वो आधुनिक राजस्थान यहां से बन जाता है। और प्रतिवर्ष हम 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं और 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, इस प्रकार इतनी मजबूती के साथ में, इतनी संघर्षों के साथ में यह अपना राजस्थान का एकीकरण होता है, जो 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 तक चलता है। साथियों, इस चरणों में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, बहुत ज्यादा संघर्ष हुए। दोस्तों मैंने तो आपको 1930 से पढ़ाया है, कैसे हुआ, इसकी क्या पृष्ठभूमि थी, कैसा था। साथियों, मैंने जो राजस्थान का एकीकरण पढ़ा है ना, इनको पढ़ने के बाद में, ये नोट्स लिखने के बाद में शायद एक भी क्वेश्चन बाहर जाए तो मुझे कमेंट में बता देना कि सर आपने जो पढ़ाया ये क्वेश्चन ऐसा आ गया, अब इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों मैंने जो बातें बोली है उन बातों को भी लिख देना, जो मैंने नोट्स बताए उन नोट्सों को भी लिख देना। साथियों मैं कहता हूं कि एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। दोस्तों समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को 2-2 बार देखिए, एक बार समझ में नहीं आए तो एक बार पूरा देखने के बाद में आप उनके प्रॉपर नोट्स बनाइए। साथियों सुविधाओं के अभाव में भी मैं चाहता हूं कि बेहतर से बेहतर कंटेंट मिला, फोन से रिकॉर्ड करता हूं साथियों, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको बढ़िया कंटेंट मिले, आपको शानदार कंटेंट मिले। पढ़ने की देरी आपकी है साथियों, मैं आपके साथ में हमेशा खड़ा रहने वाला हूं। आई बात सुन में? तो साथियों स्क्रीनशॉट लगाइए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है साथियों। आज अपना 4 क्लासों में मैंने राजस्थान का एकीकरण पूरा करवाया है। साथियों मुझे लगता है कि आपको बहुत मजा आएगा, बहुत शानदार लगा होगा। इतना डीपली आप पहली बार पढ़े होंगे तो आपको खूब आनंद आया होगा कि बहुत कुछ अच्छा नॉलेज दिया आपने। तो ठीक है साथियों, आपको क्लासेस अच्छी लगे तो आप जरूर शेयर करना। और मैंने आपको पहली क्लास में बोला साथियों, लाइव विद्यार्थी नहीं आएंगे या इन क्लासों को विद्यार्थी नहीं देखेंगे तो मैं बहुत जल्दी इन क्लासों को बंद कर दूंगा। शायद मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा कि मैं इन क्लासों को चलाऊं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट कब आएगा, मुझे मोटिवेट कब आएगा, जब आप देखेंगे। आप देखेंगे ही नहीं तो मैं इन क्लासों को बंद कर दूंगा, मेरे क्या है। आई बात समझ में? तो ठीक है साथियों, आप जरूर शेयर करना। एक विद्यार्थी 5-5 लोगों को शेयर करेंगे ना तो भी दोस्तों ये क्लासें फैल जाएगी। आई बात समझ में? तो ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।